अभिनंदन है। आज हमारे बीच में एक से एक बढ़कर हस्तियां उपस्थित हैं। हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे पवन जी यहाँ मौजूद है। गीता ताई मौजूद है। हमारे संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ के सुरेंद्रन जी मौजूद है। आप सभी लोगों का इस व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं परिचय के लिए आमंत्रित करता हूँ डी के चक्रवर्ती दादा। कृपया उनको अनम्यूट करें। वो सभी लोगों का परिचय के साथ में इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे, ऐसी मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। चक्रवर्ती दादा। चक्रवर्ती दादा। आवाज नहीं सुन रहे हैं क्या? आए तो है श्री डी के चक्रवर्ती जी। चक्रवर्ती दादा नहीं है? है। आए थे ना, नाम तो था उनका। दिलीप मोदक करके नाम है, चक्रवर्ती दादा का नाम नहीं है। यार सर्च करने की क्या जरूरत है, दूसरे आदमी से करवा लीजिए। आप कर दीजिए ना। नहीं, अशोक जी, माइक उनका अनम्यूट करना है। माइक जो है डीके चक्रवर्ती तो है। ठीक है, आपको दिख रहे तो आप अनम्यूट कीजिए ना उनको। नहीं कर तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हो नहीं रहा है। होता है, लेकिन वो दिलीप चक्रवर्ती दादा नहीं है, दिलीप मोदक करके नाम है। हाँ हाँ, जस्ट ए मिनट। हम श्री उमेश माडी जी से अनुरोध करेंगे कि यह जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मध्य रेल कर्मचारी संघ, जो कर्मचारियों के व्यक्तित्व का विकास की कार्यशाला चल रही है, उसकी प्रस्तावना रखें। श्री उमेश जी माडी। सभी को आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी मान्यवर, विभिन्न विभागों से आए हुए मान्यवर, अतिथिगण और सभी मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग आधे से ज्यादा सेशन हमारा इस कार्यशाला का हो चुका है और दो दिन बाकी है। बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को ज्ञान मिल रहा है। लोग उत्सुक है, बढ़िया उत्सुक है कि ये सेशन हमको मिल रहा है जी। ये इंडियन रेलवे में भी और बाहर भी ऐसा कोई सेशन नहीं चला होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मध्य रेलवे कर्मचारी संघ का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसा कोई सेशन चला रहे हैं। वो मध्य रेलवे कर्मचारी संघ हमारा एक नया उभरता हुआ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ संगठन अभी रेलवे में आ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत तेजी से अच्छा काम कर रहे हैं। उस कारण दोनों संगठन, बाकी जो मान्यता प्राप्त संगठन है, उनको एक अच्छा विरोध करने के लिए या उनके बजाय एक विकल्प, जो हमारा तीसरा विकल्प एक मध्य रेलवे कर्मचारी संघ उभर के आ रहा है। तो मैं फिर एक पुनः सभी साथियों को विनंती करता हूं कि जैसे हर मीटिंग के लिए जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, वैसी ही संख्या बढ़ती रहे। लोग इसी कार्यशाला का आनंद ले, अभ्यास वर्ग का आनंद ले, ज्ञानवर्धन करे और ज्यादा से ज्यादा अपने बाकी साथियों को भी इस कार्यक्रम में जुड़ाते रहिए। ये इतना कह के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद माडिक जी। अब मैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी धनंजय जी, 1 मिनट। क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली के श्री पवन धनंजय जी, 1 मिनट। हाँ, धनंजय जी, दिलीप दादा आ गए। हेलो, दिलीप दादा आ गए। दिलीप दादा से बात।
बोलिए मिश्रा जी। दिलीप चक्रवर्ती दादा आ गए हैं। चक्रवर्ती हाँ, अभी चालू रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए, चालू करिए अभी। की आदत है। तो मैं श्री पवन जी से अनुरोध करूंगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में हम लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मध्य रेल कर्मचारी संघ के माननीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय सुरेंद्रन जी, हम सबसे वरिष्ठ और सबसे नौजवान, आशीर्वाद देने के लिए हमारी ऐसी गीता ताई बहन नीलिमा जी हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के, पूर्वी क्षेत्र के सह संगठन मंत्री श्रीमान गणेश मिश्रा जी भी आज हमारे साथ हैं। श्रीमान मंगेश जी, आप सबको प्रणाम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने इस कोरोना महामारी के मध्य में अपने कार्यकर्ताओं के विकास के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया। और यह भी मुझे अच्छा लगा, उमेश जी ने बताया कि अभी 2 दिन और बाकी है। इसका अर्थ है कि कई दिन से चल भी रही है, पिछले 4-5-6 दिन से आप इसको चला रहे होंगे। अलग अलग विषयों पर आप कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। इस अवसर का आपने लाभ उठाया। मैं आप सब ने मुझे इसमें आमंत्रण किया, इसके लिए आपको प्रारंभ में ही अग्रिम में धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज का जो विषय मुझे बताया गया बोलने के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इसको प्रारंभ करते समय दो बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। श्रम कानून, लेबर लॉ, ये जो विषय है, वास्तव में श्रम कानून ये सामाजिक न्याय का एक दूसरा रूप है। क्योंकि जो शोषित पीड़ित कर्मचारी है, मजदूर है, छोटा कामगार है, उसको अगर कहीं संरक्षण मिलता है तो उसको इन श्रम कानूनों के माध्यम से कुछ मात्रा में संरक्षण मिलता है। अगर श्रम कानून नहीं हो तो उसको संरक्षण मिलना या असंभव होगा, उसका शोषण बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। दूसरा एक विषय मुझे आपसे और निवेदन करना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये 1 अप्रैल 1947 को अस्तित्व में आया, यानी देश की आज़ादी से भी 4 महीने पहले, 4.5 महीने पहले ये कानून अस्तित्व में आया। वास्तव में इसकी भूमिका तो बहुत पहले बनी थी, पर 1942 में वायसराय काउंसिल में जब डॉक्टर अंबेडकर देश के श्रम मंत्री बने तो उन्होंने इस प्रक्रिया को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया और इस प्रकार के कई सारे कानून वो लेकर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये वास्तव ट्रेड यूनियन के फील्ड में एक छोटा कानून है, किंतु बहुत महत्वपूर्ण कानून है। ये कुल मिलाकर इसमें 40 सेक्शन है, कोई लंबा चौड़ा कानून नहीं है, किंतु 40 सेक्शन में से भी आधे सेक्शन ऐसे हैं जो अथॉरिटी कैसे बनेगी, अथॉरिटी के अधिकार क्या होंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पर जाता है। अपने लिए जितना काम का है मजदूर क्षेत्र के लिए, कर्मचारी क्षेत्र के लिए, उतने पर ही थोड़ी बात मैं आपसे रखने का प्रयास करता हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे ध्यान है कि आप सब इस क्षेत्र के जानकार कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, उनके सामने संक्षिप्त जानकारी रखने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सेक्शन वाइज बोलता हूं। इसका जो पहला सेक्शन है सेक्शन 2 में परिभाषाएं की गई है। ट्रिब्यूनल किसको कहेंगे, कंसिलेशन अफसर किसको कहेंगे, उद्योग किसको कहेंगे, इस प्रकार की परिभाषाएं की गई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सेक्शन 2 में उद्योग की परिभाषा है। उद्योग की किसको उद्योग कहेंगे, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आया वो 1978 में आया। इसमें यह कहा गया, सामान्यतः बेंगलोर वाटर सप्लाई केस के नाम से देश भर में जाना जाता है। आपको ध्यान होगा बेंगलोर वाटर सप्लाई केस एक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। बेंगलोर का जो वाटर सप्लाई सिस्टम था वो कैनाल डिपार्टमेंट से कच्चा पानी लेता था, उसको प्रोसेस करके और उसको शहर में बेचता था। जब ये मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा कि हम सर्विस सेक्टर है, किंतु जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो ध्यान में आया कि ये सर्विस सेक्टर के साथ साथ उद्योग भी है। तो उद्योग की बड़ी वाइड परिभाषा उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से की गई। ये 1978 में बेंगलोर वाटर सप्लाई के नाम से, और ये केस बड़ा पॉपुलर हुआ। हमारे लिए दूसरी जो एक बड़ी है वो है सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में
कर्मचारी की जब व्यक्तिगत छटनी होती है, व्यक्तिगत कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको काम से हटा दिया जाता है, तो वो कर्मचारी खुद या अपने यूनियन के माध्यम से या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कंसीलिएशन अथॉरिटी के यहाँ, समझौता अधिकारी के यहाँ संपर्क करता है और अपना विवाद उसके सामने रखता है सेक्शन 2A में। इस सेक्शन में 2010 में, अगस्त 2010, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। पहले जब हम 2010 से पहले श्रम समझौता अधिकारी के पास अपना मुकदमा लेकर जाते थे, तो उसमें अगर वहाँ वार्ता असफल हुई तो मामला जाता था कोर्ट में, सरकार के पास। सरकार कोर्ट में भेजने का निर्णय करेगी कि नहीं करेगी, इसमें कई बार प्रबंधन के दबाव में निर्णय नहीं भी होता था। किंतु 2010 में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ, अगस्त 2010 में, कि यदि 45 दिन तक समझौता अधिकारी समझौता करवाने में असफल रहता है तो कर्मचारी सीधा लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेबर कोर्ट में सीधी जाकर के अप्रोच कर सकता है और वहां से वो न्याय की मांग कर सकता है। फिर दूसरा एक बड़ा जो विषय है वो है सेक्शन 2K। 2K कई चीजें डिफाइन करता है। 2K विवाद किसको कहते हैं ये भी डिफाइन करता है इस कानून में। विवाद 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रबंधक का प्रबंधक से विवाद होता है, प्रबंधक का कर्मचारी से विवाद होता है, कर्मचारी का कर्मचारी से विवाद होता है। अब आप कहेंगे कर्मचारी और प्रबंधक का विवाद तो हमने सुना है, प्रबंधक का प्रबंधक से क्या विवाद है? प्रबंधक से प्रबंधक का विवाद होता है केवल एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो पिछले दिनों हमारे श्रम समझौता अधिकारी, मुख्य श्रम समझौता अधिकारी दिल्ली ने करवाया, वो ये जो रिलायंस बंधुओं का झगड़ा हुआ, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में, इस विवाद का निपटारा इसी कानून के अंतर्गत चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली के यहाँ और समझौता हुआ। इसलिए प्रबंधक का प्रबंधक से, प्रबंधक का कर्मचारी से, कर्मचारी का भी कर्मचारी से कई बार विवाद होता है। वो जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। उस प्रकार के जो उद्योग के अंदर विवाद होते हैं उसका निपटारा करता है। सेक्शन 2K में आप सामूहिक विवाद उठा सकते हैं। उसमें यानी एक से अधिक मजदूरों को, कर्मचारी को प्रभावित करने वाला जो विवाद है, जैसे उदाहरण के लिए बोनस मिलना चाहिए, वो विवाद आप उसमें उठा सकते हैं। वेतन बढ़ना चाहिए, वो विवाद उठा सकते हैं। कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी जो सुविधाएं एक से अधिक कर्मचारी को प्रभावित करती है, वो सेक्शन 2K में आप विवाद उठा सकते हैं। अब इसमें भी एक विषय बनना था कि कितने मजदूरों का समर्थन हो तो विवाद उठाया जा सकता है, कितने वर्कर उसको सपोर्ट करे डिमांड को। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1967 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, इंडियन एक्सप्रेस वर्कर वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ के केस में। 67 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि किसी डिमांड के समर्थन में 23% वर्कर आता है, 23% कामगार यदि किसी मांग का समर्थन करता है, तो वो विवाद को उठा सकते हैं। वो यूनियन पंजीकृत भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। यूनियन का या रजिस्ट्रेशन का कोई आवश्यकता नहीं है, हो तो अच्छा है, ना तो भी चल सकता है। 23% अगर आपको समर्थन है तो आप उस मांग को और कंसिलेशन अथॉरिटी क्या उठा सकते हैं। और यदि आप कंसिलेशन अथॉरिटी के यहाँ यदि समझौता नहीं होगा तो आपकी मांग पर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट उस पर मेरिट के आधार पर डिसीजन करेगी। ये सेक्शन 2K में एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। फिर सेक्शन 3 एक मामला है जिस पर रेलवे के हमारे कर्मचारी पराए उपेक्षित भाव से उसको जीते हैं। इस सेक्शन का उपयोग रेलवे के हमारी कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। वो है कि जिस में 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहाँ वर्क्स कमेटी का गठन हो सकता है। आपके जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, या जोन के अंतर्गत कारखाने चलते हैं, मेंटेनेंस के वर्कशॉप चलती है, वहां पर हम वर्क्स कमेटी की मांग कर सकते हैं
और लेबर डिपार्टमेंट सेक्शन 3 में चुनाव करवाने में बाध्य है। आपके एक विषय आता है किसान मान्यता प्राप्त यूनियन है, इसमें मान्यता प्राप्त यूनियन का कोई लेना देना नहीं, मान्यता गैर मान्यता कोई मतलब नहीं। इस वर्क्स कमेटी में चुनाव होगा, चुनाव यूनियन नहीं लड़ती, चुनाव कर्मचारी लड़ता है। उस कर्मचारी को कोई यूनियन समर्थन कर सकती है, किंतु चुनाव इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर्मचारी लड़ता है, फ्लोर लेवल पर चुनाव होता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके कुछ अधिकार हैं। इसका एक बड़ा मामला ये है, जितने कर्मचारी प्रतिनिधि उतने ही प्रबंधक प्रतिनिधि होंगे, जो अधिकतम 20 हो सकते हैं, 10 कर्मचारी और 10 प्रबंधक प्रतिनिधि। फ्लोर लेवल की जितनी समस्याएं हैं वहां उठाकर उसका समाधान करवाया जा सकता है। इसका एक दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, वो पहलू क्या है कि इस पे चेयरमैन कौन बनेगा, तो हर साल रोटेशन में बनेगा, एक बार एम्प्लॉयर का, एक बार एम्प्लॉय का। अगर एम्प्लॉयर चेयरमैन है तो एम्प्लॉय को चेयरमैन होगा, एम्प्लॉय चेयरमैन है तो एम्प्लॉयर को चेयरमैन होगा। तो उस समय कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय फ्लोर लेवल के, पॉलिसी के डिसीजन वहां नहीं किए जा सकते, किंतु फ्लोर लेवल के बहुत सारे निर्णय करके हम कर्मचारी को सुविधा दिलवा सकते हैं। जैसे कैंटीन की फैसिलिटी है, वहां उसको लड़ सकते हैं, और ऐसे तमाम तरह के मुद्दे वहां उठा करके उसका समाधान हम करवा सकते हैं। और बीआरएमएस की दृष्टि से जितनी वर्कशॉप में हम अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होंगे, उतना ही रेल प्रशासन को हम बता सकते हैं कि हमारी ताकत कहाँ कहाँ कितनी है। इसलिए वर्क कमेटी ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। फिर इसका सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 इसकी मैं बहुत चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि अथॉरिटीज को लेकर ही चीजें हैं। इसमें अगला जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है सेक्शन 9A। सेक्शन 9A जो है वो चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन पर बोलता है। बिना नोटिस के सर्विस कंडीशन चेंज नहीं की जा सकती। अब सर्विस कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपके यहाँ अभी जनरल शिफ्ट चलती है, कल को प्रबंधक कहता है 2 शिफ्ट करेंगे, 3 शिफ्ट करेंगे, या कुछ और कई प्रकार के आपकी सर्विस में बदलाव करना चाहता है, तो सेक्शन 9A में 21 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। अगर वो 21 दिन का नोटिस नहीं देता तो ये फिर गैर कानूनी हो जाता है, फिर पुराना सिस्टम ही लागू रहेगा। वो 3 शिफ्ट से 2 शिफ्ट करे या 2 शिफ्ट से 3 शिफ्ट करे, जो भी बदलाव करना होगा वो सेक्शन 9A में नोटिस देकर ही वो कर सकता है, उसके बगैर नहीं कर सकता सर्विस कंडीशन में चेंज। फिर दूसरा 9C वो आपके यहाँ बहुत लागू नहीं होगा। 100 से कम जहाँ कर्मचारी काम करते हैं वहाँ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक बनता है। 20 या 20 से अधिक कर्मचारी, 20 से 100 के बीच के कर्मचारी हो तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक बनाया जाता है। उसके माध्यम से भी जो वर्क्स कमेटी की सुविधाएं हैं उस प्रकार की सारी फैसिलिटी वहां पर और अवेल की जा सकती है। फिर सेक्शन 10 में आपका जो विवाद है सेक्शन 2K का, वो न्यायालय में भेजने का निर्णय सरकार करती है। वो निर्णय 10A में सरकार करती है, ये एक विषय है। दूसरा सेक्शन 10A, इसका 10A बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10A में विवाद जो है आर्बिट्रेशन के लिए जा सकता है। आर्बिट्रेशन में जाएगा मतलब दोनों पक्षों की सहमति से जाएगा, और आर्बिट्रेटर कौन होगा ये भी दोनों पक्षों की सहमति से होगा। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं आर्बिट्रेटर, 2-3 भी हो सकते हैं। वो उद्योग से बाहर का व्यक्ति होगा, जनरली उद्योग का आदमी नहीं होगा। इसलिए किंतु आर्बिट्रेटर के मामले में एक रिस्क भी है। आर्बिट्रेटर जाना अच्छा मामला है, किंतु एक रिस्क क्या है, आर्बिट्रेटर का निर्णय ये अंतिम है, उसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसने जो फैसला कर दिया वो फाइनल हो गया, फिर और दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा, उसको मानना ही पड़ेगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है। इसलिए आर्बिट्रेशन के लिए मामला भेजना कि नहीं भेजना बहुत बारीकी से कानून के सब प्रकार के जानकार कार्यकर्ताओं से सलाह करके ही भेजना चाहिए, अन्यथा उसमें कई बार आदमी फंस जाता है और कोई उल्टा सीधा निर्णय हो जाए तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। फिर सेक्शन 12 का भी सेक्शन 3,
ये जो 2K में आप जितने विवाद भेजते हैं, इसका समझौता करवाता है अधिकारी 12(3) में। 12(3) में यूनियन समझौता करती है, त्रिपक्षीय समझौता होता है, ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी। उन तीनों की सहमति से, दोनों की सहमति से लेबर डिपार्टमेंट का अधिकारी उसको अटेस्ट करता है और वो समझौता फिर, अब इसमें एक विशेष बात ध्यान करने की है, आपकी यूनियन माइनॉरिटी में है कि मेजोरिटी में, ये इररिलेवेंट है। आपने अगर समझौता किया तो वो उद्योग के तमाम कर्मचारियों पर वो समझौता लागू होगा, चाहे कोई इससे सहमत हो और चाहे कोई उससे सहमत ना हो, वो समझौता सब पर ही लागू होगा, उसमें किसी को छूट नहीं मिलती। इसलिए 12(3) का समझौता उद्योग में एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। और सेक्शन 12(4) में अगर आपकी रिपोर्ट फेल हुई तो अधिकारी उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजते हैं, फिर सरकार जो है उसको और आगे भेजती है। फिर एक 13, 14, 15 की बात मैं नहीं करूँगा, 16 की, क्योंकि कोर्ट क्या क्या करेगी, कोर्ट का निर्णय कैसे होगा, सारा मामला है। सेक्शन 17, सेक्शन 17 में 17A में कोर्ट जो भी निर्णय करेगी वो संबंधित सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, में भी स्टेट गवर्नमेंट, में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन वहां का लेबर डिपार्टमेंट, वो इसको नोटिफाई करेगा फैसले को। और किंतु नोटिफाई करने के लिए उसके पास लिमिट है 1 महीने की, 30 दिन के अंतर्गत उसको नोटिफाई करना होता है। हालांकि पिछले दिनों एक अमेंडमेंट हुआ है, निर्णय की प्रति दोनों पार्टियों को दी जाएगी। दोनों पार्टियों को प्रति मिलने के बाद वो नोटिफिकेशन होता रहता है, किंतु जिसके पक्ष में निर्णय होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दबाव बनाता है। इसमें दूसरा जो एक बड़ा सेक्शन काम का है वो सबने नोट करना चाहिए, वो है सेक्शन 17B। 17B में यदि सेक्शन 2A का किसी कर्मचारी ने इंडिविजुअल केस लड़ा और लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल में केस जीता और उसके विरुद्ध प्रबंधक हाई कोर्ट गया, एम्प्लॉयर अप्रोच टू द हाई कोर्ट। जब एम्प्लॉयर हाई कोर्ट जाता है तो जितना बैकवेज जो भी लेबर कोर्ट का निर्णय होता है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, जिसका भी निर्णय है, यदि उसने कहा फुल बैकवेज दो तो पूरा पैसा हाई कोर्ट में जमा करना होता है और जो हाई कोर्ट कर्मचारी को डिस्पर्स कर देता है। दूसरा, मांग करने पर 17B में कर्मचारी को जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहेगा तब तक उसका वेतन देना होता है, यानी कर्मचारी बाहर रहकर भी वेतन पा सकता है। अगर 17B में एम्प्लॉयर ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेबर कोर्ट के खिलाफ अप्रोच किए तो अब उसमें 3 अलग अलग प्रकार के निर्णय हैं। एक निर्णय ये है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तीनों। एक निर्णय ये कहता है कि जिस दिन से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आए हो उस दिन से आपका वेतन ड्यू होगा। एक निर्णय ये कहता है कि जिस दिन लेबर कोर्ट का डिसीजन हुआ उस दिन से ये निर्णय, वेतन का मामला लागू होगा। किंतु तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका लाभ उठाते हैं, हम बार बार उस केस को रेफर करते हैं, वो है कि लास्ट जो ड्रान सैलरी है वो मामला नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट ड्रान सैलरी की बात आती है। अब लास्ट ड्रान सैलरी, मानो कोई कर्मचारी 10 साल 15 साल केस लड़ा तो उस समय उसकी तनख्वाह जो रही होगी 3,000 5,000, आज वो बढ़कर 25,000 हो गई। तो ये तीसरा फैसला कहता है कि यदि कर्मचारी को उसके बराबर का जो कर्मचारी होगा, उसके जो प्रमोशन एवेन्यूज होंगे, जो उसके इंक्रीमेंटल एवेन्यूज होंगे, जो उसके अगर स्केल अपग्रेड हो गया तो वो एवेन्यूज होंगे, वो टोटल मिलाकर उसका जो वेतन बनता होगा वो उस कर्मचारी को मिलना चाहिए। तो हम ये तीसरे का लाभ उठाते हैं कि साहब हमको 4 साल में, 10 साल में, 5 साल में, जितने साल भी मैंने लेबर कोर्ट में केस लड़ा उसके कारण से मेरी 5 इंक्रीमेंट भी हो गई, मेरा ये ग्रेड बढ़ गया, मेरा प्रमोशन होना था, उसके आधार पर वेतन की मांग करते हैं तो प्रबंधन तुरंत दबाव में आता है
क्योंकि इसमें एक और बाध्यता क्या है, अब आप रेलवे के कर्मचारी है इसलिए आपको लास्ट ऑफ दी मंथ सैलरी मिलती है, आपके अकाउंट में आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर में 7 तारीख को तनख्वाह मिलती है, कई जगह 10 तारीख को तनख्वाह मिलती है। तो इस केस में लास्ट डे ऑफ द मंथ उसके घर जाकर उसको पेमेंट करना होता है, वो या वो चेक उसके खाते में ट्रांसफर करना होता है। यानी बाकी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है 7 तारीख को, इसको मिलती है 30 तारीख को। इसलिए एम्प्लॉयर पर दबाव में आता है कि पूरा वेतन भी लेगा और काम भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार की एक 17B में ये एक फैसिलिटी होती है। जैसे मैंने पहले कहा 12(3) में यूनियन समझौता करती है, ऐसी 18(1) में कर्मचारी समझौता करता है। वहां यूनियन की कोई भूमिका नहीं है, कर्मचारी और प्रबंधन सीधा समझौता करते हैं 18(1) में। इसमें ये तब स्थिति आती है, मैनेजमेंट एक तरफा कोई चीज की घोषणा कर दे और यूनियन उसका विरोध करे, तो प्रबंधन कहता है भाई जिस कर्मचारी को, जिस मजदूर को लेना हो वो ले सकता है। तब ये स्थिति बनती है कि कर्मचारी उसका फायदा उठाता है, उसको ले सकता है। इसलिए वो 18(1) में ये समझौता होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। किंतु 18(1) का समझौता 12(3) में कन्वर्ट भी होता है। अगर कर्मचारी उस समझौते की प्रति लेकर के समझौता होने के 1 सप्ताह के अंदर लेबर डिपार्टमेंट में जमा कर दे, तो वो समझौता 12(3) में कन्वर्ट भी हो सकता है, किंतु लाभ उसी को मिलेगा, उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए 18(1) का समझौता ये व्यक्तिगत स्तर पर यूनियन कर सकती है। अब एक विषय है सेक्शन 19 का। सेक्शन 19 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12(3) का जब समझौता होता है, प्रबंधन से त्रिपक्षीय वार्ता होकर जब समझौता होता है, तो उसमें लिखा जाता है कि इस समझौते की अवधि क्या होगी, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल। उसके अंदर मेंशन करना पड़ता है स्पेसिफिक पीरियड, और यहां तक मेंशन करना पड़ता है कि 1 अगस्त 2020 से लागू होकर 31 जुलाई 2023 तक ये समझौता लागू रहेगा। अगर 3 साल का समझौता है तो वो लागू करना, मेंशन करना पड़ता है। और अगर किसी ने गलती से मेंशन नहीं किया पीरियड, उसमें किसी की भी गलती हो, एम्प्लॉयर की गलती हो, एम्प्लॉय की गलती हो, लेबर डिपार्टमेंट की गलती हो, किसी की भी गलती हो, और ये पीरियड मेंशन होना छूट गया उसमें, तो 6 महीने के बाद कोई भी यूनियन उस समझौते को टर्मिनेट करके नए समझौते की मांग कर सकती है। अगर इसमें ये नहीं किया तो, और पीरियड मेंशन किया है तो फिर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। अगर पीरियड मेंशन नहीं है, समय अवधि नहीं है, तो 6 महीने के बाद समझौते को टर्मिनेट करो और नया समझौता लागू करो, इस प्रकार की मांग कर सकते हैं। ये तब होता है सामान्यतः, पहले एक यूनियन थी, फिर दूसरी यूनियन बन गई, उस यूनियन ने उसका लाभ उठाया अपना समझौता करने के लिए। इस प्रकार की मांग आप इसमें कर सकते हैं। अगला जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में हड़ताल का मामला है। हड़ताल को लेकर नोटिस देना, 6 सप्ताह का नोटिस आप दे सकते हो आंदोलन का। स्पेसिफिक कम से कम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। रेलवे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आती है, किंतु जैसे ही आप समझौते का, स्ट्राइक का, आंदोलन का नोटिस देते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में, तुरंत लेबर डिपार्टमेंट को हस्तक्षेप करना होता है। लेबर डिपार्टमेंट तुरंत समझौता वार्ता के लिए बुलाता है दोनों पक्षों को। अब ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या है, तो शेड्यूल 1 में इसको स्पेसिफाई किया है। बैंकिंग है, रेलवे है, पानी है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ सर्विसेज है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अपने हिसाब से उसमें कुछ न कुछ अमेंडमेंट करके उसको नोटिफाई किया है, क्योंकि एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ कर सकती है। सेक्शन 22(1) में आपको नोटिस देना होता है कि साहब
इन मुद्दों को लेकर हम इतनी तारीख से आंदोलन पर जाएंगे, इतनी तारीख से हम हड़ताल पर जाएंगे। हमारी हड़ताल 1 दिन की होगी, 2 दिन की होगी, 3 दिन की होगी, अनिश्चितकालीन होगी। कैसी हड़ताल हम करेंगे या किस प्रकार आंदोलन करेंगे, तो उसकी एक बात इसमें सेक्शन 22 में होती है। किंतु ये सेक्शन 22 दूसरी तरफ भी है। अगर कोई एम्प्लॉयर फैक्ट्री को लॉकआउट करता है, तालाबंदी करता है, उसको भी सेक्शन 22 का नोटिस देना होता है। ये दोनों पक्षों के लिए, हड़ताल हो या लॉकआउट, दोनों पक्षों को और इस पर नोटिस देना ही होता है। बिना नोटिस के अगर हड़ताल की तो हड़ताल गैर कानूनी भी हो सकती है। हालांकि जितना मेरा ट्रेड यूनियन का एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ, मेरे से बहुत अधिक कार्यकर्ता बहुत सारी चीजें जानते होंगे, किंतु जितना मैं जानता हूँ, आज तक हिंदुस्तान में जितनी हड़तालें हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर की हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, शायद ही कोई स्ट्राइक लीगल हुई हो। सामान्यतः स्ट्राइक इलीगली डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, चाहे वो प्रबंधन के दबाव में करे या कैसे भी करे, इन जनरल इलीगली होती है वो। आप कितना भी नोटिस दीजिए, कितना भी कुछ करिए, वो स्ट्राइक को इलीगली घोषित करते हैं। ये एक मामला बनता है। हालांकि अपने को अपनी कार्रवाई पूरी करनी होती है। जैसे अभी भारतीय मजदूर संघ ने आप सबसे आह्वान किया है कि 24 तारीख से 30 तारीख तक सरकार जगाओ सप्ताह मनाना अपने को। तो सरकार जगाओ सप्ताह में 27 तारीख को सरकारी कर्मचारियों को कार्यक्रम करने के लिए बताया है। डिफेंस, रेल, पोस्टल आदि आदि, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस प्रकार के जितने भी दायरे में भारतीय मजदूर संघ का काम है, उन सबको कहा है 27 तारीख को कार्यक्रम करने के लिए, धरना प्रदर्शन, जलसा जुलूस, रैली करने के लिए कहा है। उस सब के नोटिस इसी सेक्शन में जाएंगे आप। किंतु एक इसमें महत्वपूर्ण बात और है, नोटिस कौन देगा? भारतीय मजदूर संघ ने भारत सरकार को नोटिस दिया है। भारतीय रेलवे मजदूर संघ भी रेल मंत्रालय को नोटिस देगा। किंतु असली नोटिस किसने देना है? तो जो रजिस्टर्ड यूनियन है वही नोटिस मान्य होगा। अगर आप ये कल को कहें कि भारतीय रेलवे मजदूर संघ का नोटिस था, हमने नोटिस नहीं दिया, तो क्या होता है, उससे कर्मचारी का नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए नोटिस देने का काम महासंघ नहीं करेगा, नोटिस देने का काम फेडरेशन नहीं करेगी, यूनियन करेगी। रजिस्टर्ड यूनियन, संबंधित उद्योग की रजिस्टर्ड यूनियन ही नोटिस देने का काम करती है। वो महासंघ का शेल्टर लेकर के नोटिस नहीं दिया तो क्या होता है, इसका नुकसान होता है। इसलिए नोटिस देने का काम रजिस्टर्ड यूनियन को ही करना होता है। अपने यहाँ जोन की यूनियन है, आपके यहाँ प्रोडक्शन यूनिट की यूनियन है, तो इन दोनों यूनियनों को ही, चाहे जोन की यूनियन हो या प्रोडक्शन यूनिट की यूनियन हो, उसी को नोटिस सर्व करना, वही एक कानूनी नोटिस होता है। सेक्शन 23 में जब समझौता वार्ता होती है तो समझौता अधिकारी हड़ताल पर रोक लगा देता है, आंदोलन नहीं कर सकते इसके बीच में, इस प्रकार की रोक लगाता है। और मैंने जैसे पहले कहा, हड़ताल गैरकानूनी घोषित होती है, लॉकडाउन भी गैरकानूनी होता है, उसका डिक्लेरेशन सरकार सेक्शन 24 में करती है। सेक्शन 24 का सहारा लेकर आपकी हड़ताल गैरकानूनी है या लॉकडाउन गैरकानूनी है या कानूनी है, ये सेक्शन 24 बताता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इस कानून का एक चैप्टर है वो है सेक्शन 25, जिसको 5th शेड्यूल कहते हैं। सारा झगड़ा इसी को लेकर चल रहा है, ध्यान रखना। उद्योग जगत का पूरा दबाव गवर्नमेंट के ऊपर इसी बात को लेकर है कि आईटी एक्ट से सेक्शन 25 विड्रॉ करिए। आईटी एक्ट से सेक्शन 25 विड्रॉ करने का अर्थ ये होगा कि मनुष्य के शरीर से सांस को निकाल लेना। अगर मनुष्य की प्राणवायु निकल गई शरीर में से तो उस शरीर का कितना महत्व रहता है। सेक्शन 25 इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे शरीर में प्राणवायु। प्राणवायु के बगैर शरीर नहीं, तो आईटी एक्ट में भी सेक्शन 25 के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि सेक्शन 25
बहुत सारी चीजें स्पष्ट करता है। जैसे सेक्शन 25B में कहते हैं साहब कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है कि नहीं, 240 डेज कंप्लीट हुआ कि नहीं। और अगर अंडरग्राउंड माइन में काम करता है कोई मजदूर कर्मचारी तो 180 दिन पूरे हुए कि नहीं, 180 डेज, 240 डेज अपर ग्राउंड, 180 डेज फॉर अंडरग्राउंड। अब ये एक विवाद का विषय है जिस पर बाद में स्पष्ट हुआ है। 240 दिन, कैलेंडर ईयर के 240 दिन या एक साल के 240 दिन, तो ये विषय एक वर्ष में 240 डेज इन 1 ईयर, नॉट ए कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को शुरू होकर 31 दिसंबर को पूरा हो जाता है, किंतु आपका वर्ष मार्च में शुरू होकर फरवरी में खत्म हो सकता है, अगस्त में शुरू होकर जुलाई में खत्म हो सकता है। 240 डेज अगर आपने कंटिन्यू किया तो वो आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मांग सकते हैं। अब 240 डेज में भी एक और विषय भी है, संडे आता है, संडे इज वर्किंग डे और हॉलीडे, तो 240 डेज के लिए संडे इज वर्किंग डे, क्योंकि आपको 26 दिन की सैलरी मिलती है, इसलिए संडे इज वर्किंग डे। जिस छुट्टी का आपको पैसा मिलता है, बीच में नेशनल हॉलीडे आ गई, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, दैट इज वर्किंग डे। आपकी कैजुअल लीव आ गई, दैट इज वर्किंग डे। आपकी मेडिकल लीव आ गई, दैट इज वर्किंग डे। फेस्टिवल की छुट्टी आ गई, होली, दिवाली, दशहरा, ऐसी कोई भी छुट्टी आई, दैट इज वर्किंग डे। यानी इस सब को मिलाकर के 240 दिन अगर आप कंप्लीट करते हैं साल में, तो आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मांगने के अधिकारी होते हैं। और अंडरग्राउंड माइन में 180 दिन कंप्लीट करते हैं तो आप कंटिन्यूटी मांगने के अधिकारी होते हैं। साल में 240 दिन पूरा होना ही चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण। अगर विदाउट पे आप होते हैं तो वो दिन काउंट नहीं होंगे। बहुत सारे कर्मचारी विदाउट पे भी हो जाते हैं बीच बीच में, विदाउट पे होंगे तो आपको वो काउंटेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सेक्शन 25C अभी ले ऑफ इसमें आता है, रेलवे का इससे कोई बहुत रिश्ता नाता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मालिक जब ले ऑफ करता है, और ले ऑफ भी कब करता है, जब सर्कमस्टांसेस उसके काबू से बाहर हो जाए, कच्चा माल नहीं मिला, पावर सप्लाई नहीं मिल रही, इस प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो जाए, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई, तो ले ऑफ कर सकता है। किंतु ले ऑफ कितने दिन कर सकता है, तो अधिकतम 45 दिन कर सकता है। 45 दिन से ज्यादा ले ऑफ नहीं हो सकता। अगर 45 दिन का ले ऑफ हुआ तो उसको 50% वेतन मिलेगा, ये ध्यान रहे। 45 दिन का 50%, 50% वेतन उसको और मिलता है, ये एक विषय उसमें जुड़ा हुआ है। किंतु 25E बोलता है, सेक्शन 25E, अगर प्रबंधक ने कहा कि भाई यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, आप ये दूसरा वैकल्पिक एम्प्लॉयमेंट में जाइए, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट में। मान लीजिए एक मालिक के 2 कारखाने हैं, वो कहता है भाई इस कारखाने का काम गड़बड़ हो गया, आप दूसरे कारखाने में जाइए, और आप वहां जाने से इनकार करते हैं, तो आप 50% के हकदार नहीं है। 50% के हकदार अगर उस कारखाने में जाएंगे तो पूरा वेतन मिलेगा, अगर ऑल्टरनेट जॉब मिलेगी तो। अगर ऑल्टरनेट जॉब नहीं मिलती तो 45 दिन तक आपको ये मिलेगा। फिर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण है 25F, 25F बोलने से पहले 25G बोलता हूं। 25G में एक ही बात है, लास्ट कम फर्स्ट गो। जो सबसे अंत में आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, अगर छटनी की नौबत आती है तो। किंतु इसमें भी एक विषय है, ये कैटेगरी वाइज होगा। ऐसा नहीं है कि वेल्डर आए, हेल्पर आए, टेक्नीशियन आए, फिटर आए। फिटर में से अगर किसी को छटनी करना है तो लास्ट फिटर छटनी होगा, वेल्डर में जाना है तो लास्ट जाएगा, हेल्पर में जाना है तो लास्ट जाएगा। कैटेगरी वाइज लास्ट कम फर्स्ट गो, ये सेक्शन 25G में ये प्रावधान किया गया है। सेक्शन 25F जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे में। यदि कर्मचारी को छटनी करना ही है तो 1 मंथ नोटिस सेक्शन 25F में मस्ट है।
या 1 महीने का नोटिस दो या 1 महीने का वेतन दो, इस प्रकार का और प्रावधान करना ही पड़ता है। 1 महीने का नोटिस या 1 महीने की पे, दोनों चीजें में से एक उसको देना ही पड़ता है। फिर दूसरा 25F में ही जिस कर्मचारी ने जितने साल कंप्लीट सर्विस कर ली, 15 दिन का मुआवजा, 15 डे का कंपनसेशन पर ईयर उसको देना होता है। अब इसमें भी एक विषय ध्यान करने का है, वैसे तो कॉमन है, ध्यान आ ही जाता है। अगर मान लीजिए किसी को जुलाई में रिटेंच करते हैं तो पूरा साल माना जाएगा, और मई में करते हैं तो पिछला साल माना जाएगा, 5 महीने फोरगो हो जाएंगे, और जुलाई में करते हैं तो 5 महीने का बेनिफिट मिल जाएगा। ये लास्ट कम फर्स्ट गो में 15 दिन का मुआवजा उसको मिलेगा। इसके अलावा उसके जो बाकी कुछ ड्यू होंगे, बोनस होगा, लीव इनकेसमेंट होगी, कोई और ड्यू उसके बकाया होंगे, वो उसको मिलेंगे। किंतु यदि उसकी सर्विस 5 साल से अधिक हो गई है तो ग्रेचुइटी का हकदार रहेगा। ग्रेचुइटी कंपनसेशन में नहीं आएगी। कंपनसेशन अलग चीज है, ग्रेचुइटी अलग चीज है। उसको वो बेनिफिट उसको मिलना ही है ग्रेचुइटी का, यदि उससे ज्यादा है तो। इसलिए 25F में 1 महीने का नोटिस पे, 15 दिन का कंपनसेशन, और बाकी उसके कुछ ड्यूज अगर बकाया हैं तो वो उस कर्मचारी को मिलेंगे। ये एक निश्चित बात है। अब इसमें दूसरा है 25FF। 25FF में यदि, जैसे आजकल आपके यहाँ लफड़ा चल रहा है ना, इसलिए मैं इसको जरूर बोलना चाहता हूं, यदि मैनेजमेंट बदल जाती है, जैसे आजकल बदल रही है, आप क्या कह रहे हैं ना, कॉर्पोरेटाइज करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं साहब मालिक कोई भी रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी सेवा शर्तें ये वो रहनी चाहिए। तो मालिकाना अधिकार यदि बदला उद्योग का, एक से दूसरे के पास गया, 2 का मर्जर हुआ, तो कर्मचारी की सेवा शर्तों में, उसको मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सकती। नया एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता पीछे क्या मिलता था, या वो ये नहीं कह सकता कि पिछली आपकी सेवा का बेनिफिट मैं नहीं दूंगा। अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल सेवा करके आए हैं और नया मालिक आ गया, नया मैनेजमेंट आ गया, ए से बी, बी से सी, सी से आगे चला गया मामला, या अभी जैसे चल रहा है रेलवे का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट आ गई, तो वो ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि साहब आपकी 25 साल की नौकरी का क्या होगा, उनको वो बेनिफिट देना ही पड़ेगा, उससे वो इनकार नहीं कर सकते। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। फिर है FFF, 25FFF। मालिक यदि उद्योग बंद करता है और 100 से अधिक कर्मचारी है तो मालिक को और परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सब पास जाकर के। वो जब उसकी परमिशन लेता है तब जाकर के परमिशन में फिर यूनियन को सुना जाता है, यूनियन नहीं हो तो कर्मचारियों को सुना जाता है, फिर कर्मचारियों के पास सरकार के उस निर्णय को कोर्ट में चुनौती देने का एक अधिकार सुरक्षित रहता है। इस प्रकार की सुविधाएं इसमें मिलती है। ये एक FFF में प्रबंधक ये करता है। फिर 25H, प्रबंधक ने आज कर्मचारियों की छटनी कर दी, रिटेंचमेंट कर दिया, 25F में उसके बेनिफिट भी दे दिए, सर्विस कंपनसेशन दे दिया, मुआवजा दे दिया, सब चीजें उसको जो जो मिलनी चाहिए सब दे दी। किंतु 4 महीने बाद उसको काम मिला, उसको लगा कि हमको 10 नए मजदूर भर्ती करने हैं, 10 नए कर्मचारी भर्ती करने हैं। तो जिस कर्मचारी को रिटेंच किया गया है उसका पहला राइट है, उसको इग्नोर करके वो नहीं जा सकता। आपको नए कर्मचारी रखने होंगे तो पहले पुराने कर्मचारी को प्रायोरिटी देनी होगी, उसको छोड़ करके आप नहीं जा सकते। ये एक बड़ा मजेदार मामला है इसमें। अब जैसे मैंने कहा 25FFF में उद्योग बंद करने के लिए परमिशन लेनी होती है। अगर वो परमिशन नहीं लेता तो 25Q में उसके ऊपर जुर्माना होता है।
जुर्माने में दो चीजें हैं, या तो 6 महीने की जेल हो सकती है, या 1,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सामान्यतः जेल वेल किसी को होती नहीं, वो 1,000 रुपये में मामला निपट जाता है। यह एक मामला है। फिर एक मामला है, ये सबने ध्यान से करना चाहिए, और अपना एक मुकदमा इसको लेकर के चल भी रहा है, 25T अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, जो रेलवे में प्राय होती है। रेलवे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का हैबिचुअल है। जैसे एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है रेलवे में, जिसका हम अभी मुकदमा लड़ रहे हैं, साहब आप रेलवे की प्रॉपर्टी से बाहर जाकर गेट मीटिंग करो। रेलवे का वर्कशॉप जहाँ रहता है उसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक बाहर रेलवे की ही संपत्ति रहती है, कॉलोनी रहती है, ये रहता है, वो रहता है। 4 किलोमीटर बाहर जाकर गेट मीटिंग करेंगे तो कौन सुनेगा? वो कहते साहब आप रेलवे परमिशन में नहीं कर सकते, आप परमिशन लो। आपको परमिशन देते नहीं, दूसरे को देते हैं। आपने जैसे पीछे हुआ, हमारे श्रीमान अशोक शुक्ला जी परेल गए मुंबई, गेट मीटिंग किया, तो हमारे 8 कार्यकर्ताओं को नोटिस थमा दिया। हमारी जमालपुर वर्कशॉप ने हमारे अध्यक्ष को चार्जशीट दे दिया कि आपने गेट मीटिंग अरेंज की। तो इस प्रकार की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस रेलवे करने का हैबिचुअल है। ये 5th शेड्यूल में आप सब ने पढ़ना चाहिए, लंबा विषय। 25T में आप उसके खिलाफ जा सकते हो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में, किंतु 25T में एम्प्लॉयर भी आपके खिलाफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में जा सकता है। दोनों को अधिकार मिले इसमें। जैसे हम क्या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम एक बड़ी लेबर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हैं, हम मैनेजमेंट के घर पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। वो नहीं कर सकते। हम उसकी व्यक्तिगत नाम लेकर गाली देते हैं, वो नहीं कर सकते। बहुत हमारे कार्यकर्ता उत्साह में आते हैं ना, मैनेजर का नाम लेके इसको जूता मारो, इस प्रकार के स्लोगन शाउटिंग करते हैं, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है। वो दोनों तरफ का मामला है, इधर हो या उधर हो, तो वो आप नहीं कर सकते। और अगर ये किया और ये सिद्ध हुआ तो 25T में इसके ऊपर सजा का प्रावधान है। 25U और 25T और 25U, 25U में सजा का प्रावधान है। कोई सा भी पकड़ा जाए अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में तो 25U में उसको वो हो सकता है। फिर अगला एक सेक्शन है 29, सेक्शन 29। जैसे मैंने पहले बताया, सेक्शन 12(3) का समझौता हुआ, या कोर्ट में मामला गया था सेक्शन 12(4) के रेफरेंस के बाद, और कोर्ट ने कोई अवार्ड दिया आपके पक्ष में या आपके खिलाफ, जो भी हो, समझौता हुआ दोनों पक्षों में त्रिपक्षीय, जो भी पक्ष वायलेट करेगा समझौते का, सेक्शन 29 में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में लेबर डिपार्टमेंट के कॉम्पिटेंट आदमी के पास, अथॉरिटी के पास जाकर हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट का इस ढंग से इसने वायलेशन किया। अब मैं इसमें 2 उदाहरण बताता हूं आपको। एक कर्मचारियों ने किया तो मैनेजमेंट फंस गई, और एक मैनेजमेंट ने किया तो कर्मचारी फंस गए। अभी पिछले दिनों हमने MTNL के एक मामले में 2000 में एक एग्रीमेंट हुआ था, 6 सितंबर 2000 को, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। हम MTNL के मामले में लेकर जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के यहाँ गए तो उसने वहाँ के MD को सीधा नोटिस, शोकाज नोटिस सुना दिया कि इतने दिन में अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई यानी सिविल कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो मजबूर होकर मैनेजमेंट ने वो जो पुराना एग्रीमेंट था वो लागू किया, बड़ी मात्रा में कर्मचारियों को संतुष्ट किया। एक दूसरा पर बताता हूँ, बैंकों में जो AIBA है, कम्युनिस्टों का संगठन है, लाल झंडे वालों का, उसने आंदोलन का आह्वान किया। उसके खिलाफ बैंक प्रबंधन चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ आ गया कि साहब ये हमारा एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं।
आपको आश्चर्य लगेगा, लाल झंडे की यूनियन ने अनकंडीशनल अपना चार्टर ऑफ डिमांड विड्रॉ करके वापस घर चले गए, नहीं तो जेल जाने का मामला बन गया था। तो लाल झंडे की यूनियन ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ये मामला लाल झंडे का नहीं है, ध्यान रखना। यूनियन ने विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि समझौते का उल्लंघन किया था। समझौते का उल्लंघन मैनेजमेंट ने किया था, उसको विड्रॉ होना पड़ा, और समझौते का उल्लंघन यूनियन ने किया तो उसको विड्रॉ होना पड़ा। अगर समझौते का उल्लंघन हुआ है, एक हरियाणा का मामला मैं आपको बताता हूं, वहां अधिकारियों ने समझौते का उल्लंघन किया था कोऑपरेटिव बैंक के, और वो बार बार ये कहते थे यूनियन को कि आप यूनियन हमारा क्या कर सकती है। जब हम 29 में गए सिविल कोर्ट में मुकदमा गया तो 3 अधिकारियों को 4-4 महीने की सजा हो गई। सजा के बाद उनको जमानत करानी पड़ी, 1 दिन अंदर रहना पड़ा। और आप सब कर्मचारी इस नाते से जानते हैं, जब किसी को कोर्ट सजा सुनाता है, वो जेल का दरवाजा दिखाता है एक बार, तो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है कर्मचारी। किसी स्तर का कर्मचारी हो, किसी लेवल का ऑफिसर हो, तुरंत सस्पेंड करते हैं। और जब जेल जाना पड़ा तो उनका रिमूवल ऑफ सर्विस की बात आ गई। इसलिए ये एक मामला, और ये जरूर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक आपके लिए सेक्शन 30 है, 2-3 सेक्शनों पर और बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। सेक्शन 30 में आप कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूशन का लीक नहीं कर सकते इंटेंशनली। अगर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने, कोई डिजाइन, कोई मैपिंग, कोई इस प्रकार की चीजें आपने बाहर लीक की किसी ने भी इंटेंशनली, और वो पकड़ा गया, तो उसको सेक्शन 30 में सजा हो सकती है। फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं, अब इसमें बचा है मेरे पास कहने के लिए, 2-3 आइटम बची है। सेक्शन 30, सेक्शन 33 भी एक काम की चीज़ है हमारे लिए। यदि आपकी कोई समझौता वार्ता चालू है तो आप कर्मचारी की सर्विस में सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। सेक्शन 33 में, सेक्शन 33 में जैसे सेवा शर्त में बदलाव, यानी आपका चार्टर ऑफ डिमांड चल रहा है और आपको उठा के ट्रांसफर कर दिया, ये सेवा शर्तों में बदलाव माना जाता है उस समय। सेक्शन 33A में ये डिफाइन है, वो नहीं कर सकते 33(1) में, उसको वापस आना ही पड़ता है। इसलिए मेरा आग्रह क्या है, आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करते हुए कोई न कोई एक कंसिलेशन वार्ता किसी न किसी एक मुद्दे पर प्रमुख नेताओं ने ALC, DL, RLC के यहाँ लगा करके रखनी चाहिए, ताकि इसका सहारा लेकर के ट्रांसफर को बचाया जा सके। और एक काम जो आप नहीं करते, प्राय नहीं करते, कुछ लोग करते होंगे, वो है 33 का 4। ये सबने करना चाहिए भाई, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन आपसे, सेक्शन 33 का 4 पढ़ना भी चाहिए और इसको लागू भी करना चाहिए। ये प्रोटेक्टेड वर्कमैन, संरक्षित कामगार, संरक्षित कामगार कितने हो सकते हैं किसी उद्योग में, तो न्यूनतम 5 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 100 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 5 to 100। इन बिटवीन 1% हो सकते हैं, किंतु अगर 1% की लिमिट 100 से ज्यादा जाती है तो ये 1% के 100 के सब्जेक्ट टू 100 है। मिनिमम 5, 1% सब्जेक्ट टू 100। किंतु इसमें जितनी यूनियन वहां है उसकी ताकत के हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। किसको कितने प्रोटेक्टेड वर्कमैन मिलेंगे, किसको 5 मिलेंगे, किसको 7 मिलेंगे, किसको 12 मिलेंगे, किसको 14 मिलेंगे, ये वहां के आधार पर होगा। रेलवे के मामले में मेरा मानना यह है कि हर प्रोडक्शन यूनिट ने ये मांगना चाहिए और हर डिवीजन में अपने को मांगना चाहिए, क्योंकि रिकॉग्नाइज यूनियन मांगती नहीं। आप मांगेंगे तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। ये हर साल 30 अप्रैल से पहले आपको ये लिस्ट मैनेजमेंट को और कंसर्न ALC को सबमिट करनी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब पिछले वाले मेरी लिस्ट कंटिन्यू कुछ नहीं रहता। इस कानून में हर साल 30 अप्रैल को लिस्ट देना वह एक कानूनी बाध्यता है इसकी। इसको लाभ क्या क्या है, आजकल वो विषय नहीं रहा, किंतु वो लाभ था प्रोटेक्टेड वर्कमैन को। जब कभी कारखाने में सैलरी हैंड टू हैंड बढ़ती थी, एक विंडो पे पास खड़े होकर के मजदूर कर्मचारी वेतन लेता था। अभी तो बैंक में और
सारी सुविधाएं हो गई। विंडो के पास यदि कर्मचारी संरक्षित नेता चंदा काटता है यूनियन का, तो मैनेजमेंट उसको रोक नहीं सकती। एक दूसरी बात बताता हूँ, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होता है। आप एक सेक्शन से उठकर दूसरे सेक्शन में गए किसी से मिलने, और किसी अफसर ने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हो सेक्शन छोड़ के। आपने कहा जी मैं तो मिलने आया हूँ, मैं तो ये इस काम से आया हूँ, उस काम से आया हूँ, तो वो इनडिसिप्लिन है। और आप यूनियन के पदाधिकारी और प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ कहा कि आज शाम को मेरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। इट इज नॉट इनडिसिप्लिन अंडर दिस लॉ। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड का खेल है। आपकी मीटिंग है कि नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि आज हमारी वर्किंग कमेटी है, आज हमारी ऑफिस में मीटिंग है, आज हमारे केंद्रीय नेता हैं उनसे मिलने का प्रोग्राम है, तो इट इज नॉट इनडिसिप्लिन। अगर आपने बोल दिया साहब मैं तो चाय पीने आया हूं, घर का हालचाल लेने आया हूं, इट इज इनडिसिप्लिन। इसलिए प्रोटेक्टेड वर्कमैन की लिस्ट हर साल सबमिट करनी चाहिए। एक दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है इसमें, अगर आपको मैनेजमेंट कोई पनिशमेंट देना चाहती है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्टेड वर्कमैन के खिलाफ कोर्ट से अप्रूवल मांगनी पड़ती है। कोर्ट से जब अप्रूवल मांगने जाती है मैनेजमेंट, तो कर्मचारी को अपने बचाव का मौका मिलता है। और मान लो आपके खिलाफ कोर्ट ने अप्रूवल भी दे दी, तो आप ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, या अगर आपके खिलाफ अप्रूवल के बाद एक्शन हो गया, तो उस एक्शन के खिलाफ भी आप नए सिरे से कोर्ट में जाने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए इस कानून का इसका भरपूर लाभ हमको सेक्शन 33(4) का अपने काम के लिए उठाना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। रूल 61 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रूल जो है उसका 61 में सीधा प्रावधान है। ये इसको पढ़ना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर डिविजनल लेवल पर, मेरा मानना ये है। अब दूसरी बात भी है, मान लीजिए आपने फरवरी में लिस्ट सबमिट की, मार्च में लिस्ट सबमिट की, और मैनेजमेंट 15 दिन तक कोई विवाद नहीं उठाती, किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं करती, इसका अर्थ यह है मौनम स्वीकृति लक्षणम, आपकी लिस्ट को गवर्नमेंट ने, रेलवे ने एडमिट कर लिया है। और यदि कोई विवाद उठाती है तो एएलसी उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। एएलसी का फैसला फिर मान्य होगा, और जब तक एएलसी फैसला नहीं करेगा तब तक वो कर्मचारी अनडिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड माना जाएगा, अनडिक्लेयर्ड। इसलिए उसको निर्णय करने का अधिकार ये एएलसी का है। इसलिए इस विवाद 15 दिन के अंदर विवाद उठेगा तो एएलसी फैसला करेगा, और नहीं उठेगा तो आपकी लिस्ट एक्सेप्टेड हो गई, ये उसमें माना जाएगा। इस प्रकार का उसका एक प्रावधान है। एक प्रावधान है 33(C)(2). 33(C)(2) में यदि आपके कुछ ड्यूज है, किसी अवार्ड के माध्यम हुआ आपको पैसा नहीं मिला, कोई समझौता हुआ पैसा नहीं मिला, या मैनेजमेंट ने पेमेंट किया और आपको लगता है कि गलत पेमेंट कर दिया, आपको इतना मिलना चाहिए था, मैनेजमेंट ने कम पेमेंट किया है, ऐसा कई बार कैलकुलेशन में फर्क आता है, यू कैन अप्रोच अंडर सेक्शन 33(C)(2) टू द डायरेक्ट लेबर कोर्ट। ये ध्यान रहे, 33(C)(2) में आप सीधा लेबर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। अगर वहां पर लेबर कोर्ट मेरिट के आधार पर उसका फैसला करेगी, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है, वो 2A में भी लागू है और इसमें भी लागू है। इसकी टाइम लिमिट 3 साल है। 3 साल के अंदर यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट, इंडिविजुअल टर्मिनेशन को लेकर भी और रिकवरी को लेकर भी। इस एक्ट की टाइम लिमिटेशन ऊपर अपर कोर्ट जाने की 3 साल है। किंतु अगर आपका लेबर कोर्ट का अवार्ड हुआ है टर्मिनेशन के अगेंस्ट, उसमें अगर मैनेजमेंट जाना चाहती है या कर्मचारी जाना चाहता है तो वह 90 डेज की लिमिट है। किंतु रिकवरी में 2A के जब प्राइमरी मामले में 3 साल की इस केस की लिमिट है। और इसका अंतिम सेक्शन बोल के मैं अपनी बात पूरी करता हूं, फिर आप में से जिसको सवाल करना होगा करिए। वो है सेक्शन 36।
36 में इसमें दोनों पक्षों की ओर से एडवोकेट नहीं आ सकता, वकील अपीयर नहीं हो सकता। वकील कौन है? तो लॉ की पढ़ाई कर लेने से कोई वकील नहीं बनता, LLB की पढ़ाई करने से वकील नहीं बनता। वकील की मान्यता उसकी तब होती है जब वो बार से लाइसेंस लेता है। अगर बार से लाइसेंस नहीं लिया और आपने लॉ की पढ़ाई की है, यू आर नॉट एडवोकेट। इसलिए अगर बार से लाइसेंस लिया हुआ एडवोकेट है तो वो अपीयर नहीं हो सकता, आइदर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय आइदर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। दोनों पक्षों की ओर से वो अपीयर नहीं हो सकता कोर्ट में, कंसिलिएशन अथॉरिटी में। हाँ, हालांकि जब मामला हाई कोर्ट जाता है तो दोनों पक्षी वकील खड़ा करते हैं। नीचे भी अगर वकील खड़ा करना हो तो दूसरे पक्ष से NOC लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर एम्प्लॉयर वकील बुलाता है तो कोर्ट आपसे पूछेगी कि आपने NOC दिया है क्या। अगर आप NOC देंगे तो कोर्ट उसको अलाउ करेगी। आप वकील लाएंगे तो कोर्ट उससे पूछेगी एम्प्लॉयर से NOC दिया है क्या। यानी NOC अगर अपोजिट पार्टी दे देगी तो एडवोकेट आ सकता है, अगर NOC नहीं देंगे तो एडवोकेट नहीं आ सकता। ये 36 में सीधा प्रावधान है। और इसमें यह भी प्रावधान है, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप अपना मुकदमा खुद लड़ने की परमिशन मांगेंगे, दे आर बाउंड टू गिव ए अपॉर्चुनिटी टू यू। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपको ये अवसर देने के लिए बाध्य है, किंतु उसमें फिर आपको ही लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। यू अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे आर बाउंड टू गिव ए अपॉर्चुनिटी। इसमें एक और भी सुविधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, आप मुकदमा इंग्लिश में लड़ सकते हैं, मुकदमा हिंदी में लड़ सकते हैं। कोई कहे मैं मेरी मातृभाषा में लड़ूंगा तो सुविधा नहीं मिलेगी। आप मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, उड़िया में, नो। हिंदी और इंग्लिश, आप अगर लड़ना चाहे मुकदमा हिंदी में लड़ना चाहे तो हिंदी में लड़ सकते हैं, इंग्लिश में लड़ना चाहे तो इंग्लिश में लड़ सकते हैं। किंतु वो इंडिविजुअल अप्लाई होगा, फिर कोई भी माने एडवोकेट आपके साथ नहीं होगा। और एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होगा तो एक दूसरे को NOC जारी करते हैं। तो ये मोटे तौर पर जितनी कानून की मुझे समझ में आई वो आपके सामने रखा है। वास्तव में अंत में एक बात, दो बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। कानून जब व्यवहार में लाते हैं तभी कानून की बारीकियां समझ में आती है। बिना व्यवहार में लाए कानून की बारीकियां समझ में आना ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इसको थोड़ा सा व्यवहार में, हाँ एक समस्या भी है, इसको हैबिचुअल मत बन जाइए, केस लड़ने वाले वकील मत बनिए, किंतु अपने कर्मचारी को अपने सदस्य के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हम जितना न्यूनतम इसका उपयोग करना आवश्यक हो उतना इसका उपयोग करते हुए अपने कर्मचारी के अधिकारों को सुरक्षित करें। इतना निवेदन करते हुए आप सबने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लोगों का बहुत ही आज ज्ञानवर्धन किया आपने। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लेकर के बहुत सारी जानकारियां जो हम लोग अभी तक नहीं जानते थे वो सबको हासिल हुई, और बहुत सारे आर्टिकल और उसके सेक्शन के बारे में आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। इससे हम सभी लोग बहुत लाभान्वित होंगे। इस संदर्भ में हम क्वेश्चनर टाइम रख रहे हैं, तो अगर किसी को किसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। विजय ठाकरे जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, विजय ठाकरे जी अपना माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट करके बोलेंगे तो सुनेंगे। विजय जी अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। हाँ, अब बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। जैसा ये जो सेक्शन 33 में जी हम लोग कई केसेस लगाते हैं, गए? सेक्शन 33 में केस लगाते हैं ALC के पास, RLC के पास, जी। तो किंतु वो जो हमको जवाब देता है वो कहते हैं कि आपके पास नेगोशिएशन मशीनरी है। नहीं, 33 में कौन सा केस लगाते, पहले वो केस बोलिए। जो भी ट्रांसफर के केस हो या जो भी केस हो, हम जनरली ट्रांसफर के केसेस जो कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाता है जी 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 जी
तो वो ट्रांसफर केस के बारे में सेक्शन 33 में लेते हैं, या किसी के ड्यूज के बारे में, किसी को एरियर्स का पैसा कम मिल रहा हो तो उसमें, तो हमको यह जवाब दिया जाता है कि आपके पास नेगोशिएशन मशीनरी है। नेगोशिएशन मशीनरी है, जैसा डिवीजन लेवल पर पीएनएम है, हेडक्वार्टर पे भी समझ गया आपकी बात। बोर्ड लेवल पे जेसीएम है, तो वो कहते हैं कि आपके पास नेगोशिएशन मशीनरी है, तो आप नेगोशिएशन मशीनरी के आप माध्यम से इसमें दो बात कॉल करिए। समझिए, 33 में ट्रांसफर का मुकदमा नहीं जाता। ट्रांसफर का मुकदमा सर्विस कंडीशन चेंज होगी यदि कोई कंसिलेशन किसी स्तर पर पेंडिंग है अधिकारी के यहाँ, तो वो केस जाएगा। अगर कोई कंसिलेशन पेंडिंग नहीं है किसी भी स्तर पर, तो वो मुकदमा नहीं बनेगा ट्रांसफर का। और कंसिलेशन पेंडिंग है जिस भी यहाँ, अगर आरएलसी का पेंडिंग है तो आरएलसी का बनेगा, कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट में बनेगा, हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो हाई कोर्ट में बनेगा। एक दूसरा, क्लेम जहां तक है 33C2 का क्लेम सीधा लेबर कोर्ट जाएगा, उसका लेबर डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, और कोर्ट जाके सुनती है। लेबर कोर्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जहां भी रेलवे का लाई करता है वहां जाएगा मामला। इसलिए वो ट्रांसफर नहीं, चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन। चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन किसकी? तो कंसिलेशन करने वाले टीम की, 5 लोग हैं 7 लोग हैं अथॉरिटी लेटर में, उसकी सर्विस कंडीशन चेंज होगी, वो जिस अथॉरिटी के पास मुकदमा है वहां जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जिस भी स्टेज पर मुकदमा है वहां जाएगा। जी धन्यवाद मोहन कुमार जी। उमेश शर्मा अपना माइक अनम्यूट करके बोले। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी उमेश जी, मैं उमेश शर्मा बोल रहा हूँ भोपाल से, और मैं आपकी मीटिंग में ज्वाइन हुआ तो मैं परिचय भी देंगे उमेश जी। हाँ, मैं भोपाल में डिप्टी स्टेशन मैनेजर हूँ, और भोपाल मंडल का पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी परिषद का मंडल अध्यक्ष का दायित्व है। जी धन्यवाद। वैसे तो बहुत रोचक और समझ में आने वाली जानकारी आपने इतने अच्छे शब्दों में बताया कि ज्यादा कंफ्यूजन उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं 33/4 के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि इसमें प्रोटेक्टिव वर्कर में मान्यता और गैर मान्यता या रजिस्टर्ड यूनियन में कोई डिफरेंस रखती है क्या प्रशासन? वहाँ रजिस्टर्ड यूनियन को अप्लाई करने का अधिकार है, मान्यता और बिना मान्यता का प्रश्न नहीं है। एनी रजिस्टर्ड यूनियन कैन अप्लाई। अपने प्रोटेक्टिव वर्कर की लिस्ट हम देते हैं तो वो हमें उतनी प्रोटेक्शन उसमें हमें भी रहेगी। एएलसी अगर मैनेजमेंट कोई विवाद उठाती है रेलवे की, तो यू अप्रोच टू द एएलसी। और नहीं एक्सेप्ट कर ली, कोई विवाद नहीं उठाए तो अपनी वो मान्य रहेगी तो सारी सुविधा उनको मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। सूर्य प्रकाश तिवारी जी। जी सूर्य प्रकाश जी ने बहुत सारी चीजें नोट की हैं। नमस्ते सर। सर ये जो प्रोटेक्टेड वर्कर की गिनती बताई आपने 5 से 100 तक, की डिवीजन लेवल पे रहेगी या जोनल लेवल पे? सर मैंने कहा आप डिवीजन लेवल पर मांगिए, रेलवे को विवाद करने दीजिए। आप तो बॉटम लेवल पर मांगो। अच्छा ठीक है। विवाद करे मैनेजमेंट के साहब, डिवीजन में नहीं देंगे जोन में देंगे। अच्छा साहब जोन में दो। अच्छा ठीक है ना। जी ठीक है। अपन नीचे मांगे। और एक दूसरा भी कहना है इसमें, अगर जैसे वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में मांगे। वर्कशॉप में जोन के अंतर्गत जो वर्कशॉप है अलग मांगे। ठीक है सर। मैनेजमेंट विवाद उठाए ना। हाँ सर ठीक है। मांगने में क्यों कंजूसी करे भाई। ओके सर। अभी श्री पुष्पेंद्र पराशर जी अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ पराशर जी नमस्कार जी। पुष्पेंद्र पराशर रतलाम से। जी सर नमस्कार सर। अपना परिचय जी पुष्पेंद्र जी बोलिए, आपका वीडियो ऑफ है। बोलिए सर जी। मामला पुष्पेंद्र जी सवाल करिए। इनके साथ कुछ टेक्निकल चैलेंज है। ये नीलिमा ताई हैं, इनको बोलते हैं आप बात कीजिए नीलिमा ताई। नमस्ते पवन जी। अरे भाई इतने बड़े लोग सभी का नमस्कार। मैं नीलिमा चिमोटे, केंद्रीय कार्यकारी सदस्य। पवन जी, मुझे ये पूछना था कि सेक्शन 25FF में जो आपने कहा कि अगर मैनेजमेंट बदलती है तो भी कर्मचारियों की जो सेवा शर्तियां, ऐसी बात है तो रेलवे में या जो जहां भी हम लोग प्राइवेटाइजेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो इस आंदोलन की क्या आवश्यकता है, इसका मुझे जानना है। देखिए हमारा कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर विरोध क्यों है? अनुभव अच्छे नहीं है। 20 साल पहले इस BSNL और MTNL का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ था गवर्नमेंट से। आज क्या हालत है, तनख्वाह के लाले पड़े हैं। जिन इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट से कॉर्पोरेटाइज किया गया वो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की और उसको बढ़ा देते हैं। अब केवल प्राइवेटाइज नहीं करते तो फॉर्मलाइजेशन भी करते हैं उसका। गवर्नमेंटाइजेशन से कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से फॉर्मलाइजेशन, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, सबका पुराने कार्यकर्ता है,
अपने देश में एक एजेंसी होती थी विदेश संचार निगम लिमिटेड, आज वो कहाँ है? उसमें से मिलती है क्या? वो भी गवर्नमेंट एजेंसी थी, गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट से विदेश संचार निगम लिमिटेड हुआ, विदेश संचार निगम लिमिटेड से टाटा हुआ, टाटा से आज कहाँ हो गया भगवान जाने। हम इसलिए उसको आंदोलन की बात कर रहे हैं। इट इज द वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड फॉर्मलाइजेशन। ओके, इसी क्रम में ललन कुमार जी सर, ललन कुमार अपना माइक, हाँ बोलिए। जी सर, मैं काटोल से बोल रहा हूँ सर। ललन जी बोलिए सर। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, अभी कुछ लॉकडाउन के पीरियड में कुछ लेबर लोग काम कर रहे थे, ठीक है, किसी प्रकार से वो अपना केस करते हैं कोर्ट में सर, तो उनका हक मिल सकता है? क्या मैं आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं होता? सर प्रश्न ये है कि प्राइवेटाइजेशन से कुछ लोग लेबर लोग काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है ना, तो टेंडर नहीं होने के कारण उनका काम से हटा दिया गया। हाँ सर, तो वो लोग मतलब कोर्ट में केस कर सकते हैं? ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए 29 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर की एडवाइजरी जारी हुई थी जो 18 मई तक लागू थी। जी सर, ठीक है ना, इसलिए और 18 मई के बाद भी लेबर मिनिस्ट्री की एडवाइजरी स्टिल टुडे एग्जिस्ट करती है। आप उसको लेबर डिपार्टमेंट के पास अप्रोच करना ही चाहिए। काटोल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में नागपुर एएलसी के पास, अगर रेलवे का मामला है तो एएलसी नागपुर के पास जाकर के उसको अप्रोच करना ही चाहिए। मेरा सुझाव आप। पुष्पेंद्र जी आप आ गए लगता है फिर से। पुष्पेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं रतलाम में सर गुड्स गार्ड हूँ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद है अपनी बीआरएमए से एफिलिएटेड, उसका ट्रैफिक ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। तो मैं क्या, आज से करीब 2013 की बात है, मेरा सिलेक्शन बीकानेर हुआ था, तो मैं यहाँ से गया था प्रॉपर चैनल। आवाज आ रही है सर? हाँ, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, मेरा पेमेंट में उस तरह से किया जो मैं एज ए रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, उसकी बजाय वो जो अप्रेंटिस होते हैं उस तरह से पेमेंट किया था, मतलब मेरे को भुगतान कम किया उसका। हाँ, मैं रेगुलर 2007 से किया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न है, ये मंगेश जी को कहिए, मंगेश जी इस मुकदमे को उठाएंगे। नहीं, हमने मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने लेबर कमिश्नर के केस लगाया था, पर अभी आपने बताया था रूल कि आपको डायरेक्ट लेबर कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, तो इसका मतलब गलत है क्या? क्या किया नहीं किया जब तक कागज। सर देखिए पुष्पेंद्र जी, इंडिविजुअल केस में बिना पेपर देखे इस प्रकार से कुछ भी बोलना ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मेरा निवेदन है कि आप या तो पेपर भेजिए, तो पेपर देखकर बता सकते हैं, या फिर कोई रास्ता बनाएंगे, किंतु इंडिविजुअल इस प्रकार से बोलना, एक मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया क्या देखना पड़ेगा। अभी तो एक्चुअल में कोई जवाब ही नहीं मिला, वो केवल ऐसे ही लेबर कमिश्नर हमारे यहाँ थे नहीं, तो ऐसे ही मामला टला हुआ। दिल्ली आएंगे और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तो डॉक्यूमेंट की बात करें। शिवलाल जी को जरा पेपर दीजिए। उनके पास है, वही केस लड़ रहे, मैं खुद जाता हूँ, उसे क्या वो लेबर कमिश्नर पहले थे नहीं। अभी इन सर ने बोला था कि ऐसा केस जो है डायरेक्ट लेबर कोर्ट में करना चाहिए था, तो वो हमने नहीं किया, हम तो लेबर कमिश्नर के पास। आप बिना कागज देखे एकदम बोलना मुश्किल काम है आप, ठीक है ना। आप एक बार दिखाएंगे तो फिर आपको बताएंगे, या मंगेश जी को भेजिए, आप कहीं कोई रास्ता बनाइए, बात करेंगे, या दादा को भेज दीजिए। इसी सिलसिले में अशोक थोरात जी हैं। अशोक थोरात जी बोलिए। हाँ पवन जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं अशोक थोरात बोल रहा हूँ, डिफेंस का कार्यकर्ता पूना से। डिफेंस प्रतिरक्षा का, प्रतिरक्षा मजदूर संघ का। हाँ नमस्कार। आपने जो बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में जो सब यहाँ बातें रखी है, बहुत अच्छी जानकारी मिली। मेरा एक प्रश्न था कि ये जो रजिस्टर यूनियन और रिकॉग्नाइज यूनियन में क्या अंतर होता है, थोड़ा वो एक जानकारी हमें चाहिए थी। रिकॉग्नाइज यूनियन को जो एक निश्चित पैरामीटर के साथ रिकॉग्नाइज होती है, जैसे डिफेंस में 15% मिनिमम वोट चाहिए, किंतु ऊपर वाली 3 यूनियन रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है ना। हाईएस्ट 3 जितने जिसके पास नंबर होगा रिकॉग्नाइज होगी। रिकॉग्नाइज यूनियन को कोई छुट्टी की सुविधा मिलती है, ऑफिस की सुविधा मिलती है, मीटिंग की सुविधा मिलती है, जो रजिस्टर्ड यूनियन को मिलेगी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज यूनियन को बहुत सारी सुविधाएं जो मैनेजमेंट देती है, विशेषकर छुट्टी की सुविधा, ऑफिस मिल सकता है, बातचीत की सुविधा मिलती है, जैसे वो अभी बता रहे थे, परमानेंट नेगोशिएशन मशीन भी वगैरह कई प्रकार की सुविधा मिलती है। आपके जेसीएम मिलता है रिकॉग्नाइज यूनियन को 4 जेसीएम 3, जो अनरिकॉग्नाइज को नहीं मिलता है। वो एक रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज में जेसीएम वेसीएम में काफी डिफरेंस होता है। धन्यवाद सर। इस सिलसिले में अभी जो है कुछ नए जो अपने साथ में नए जो साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात करना चाहेंगे। इसमें अजय कुमार त्रिपाठी जी, आप आपके माइक को टच करके आपका परिचय दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया रखिए। त्रिपाठी जी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। बोलिए सर, बोलिए अजय बाबू। पहले माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए आपका। हाँ आप हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ नमस्कार। आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पर आपका जो मार्गदर्शन रहा है, मैं समझता हूँ कि जो भी रेलवे के कर्मचारी या जो भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं,
जिन लोगों ने भी इसको बताया है। आगे आइए ना, इसको छोड़ दीजिए, इस विषय को छोड़ के आप अपनी समस्या बोलिए, उस पर आइए, आप अपने बात पर आइए ना, इसको छोड़िए तो सरल हो हाँ, जाए। ये बहुत लाभकारी रहेगा। मेरा एक सवाल यह है कि कई बार क्या होता है कि एक कर्मचारी किसी मंडल में काम कर रहा है, उसका स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया, वहाँ उसके कुछ फिक्सेशन हुए, कुछ उसके ड्यूज रह गए, वह दूसरी जगह आती है कि जहाँ वो काम कर रहा है, ज्वाइन किया है, वहाँ का मैनेजमेंट उनको ये कहता है कि आपका वेरीफाई होकर के नहीं आया, इसलिए आपका ड्यूज नहीं दे पाएंगे। सुनिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये चक्रवर्ती दादा से या मंगेश जी से डिस्कस करिए। मैं यह जानना चाह रहा हूँ, जो सेक्शन 33C2 है, क्या सीधे इसमें लेबर कोर्ट में जा सकते हैं ऐसे मामलों में? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, क्यों है, क्या है, पिछले ने कागज पूरे भेजे हैं, नहीं भेजे, 10 प्रकार की प्रॉब्लम है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, यू कंसल्ट विद दादा चक्रवर्ती और मंगेश जी, आर योर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द योर रेलवे। धनंजय जी, हाँ धनंजय मिश्रा, वो माछीवाल को अनम्यूट करिए। माछीवाल करके हैंड रेस कर रहे हो। हैंड रेस नहीं है अभी किसी का भी। माछीवाल करके, माछीवाल, उनका फोन आया मेरे को बार बार। मामला क्या है? ड्राइवर है वो। हैंड रेस तो करने के लिए बोली, तब तो वो लिस्ट में इतना ऊपर आएंगे ना। ठीक है, अनिल वो तो बोल रहे मैं बार बार नहीं, अरे वो अपना हाथ उठा रहे होंगे, इसमें हाथ उठा रहे हैं। धनंजय जी, हाँ सर जी, धनंजय जी, मेरा निवेदन ये है। हाँ बोलिए। सुनिए, मेरा निवेदन ये है, आप लोग सवाल मंगवा लीजिए, जितने भी सवाल आएंगे मेरे से कंसल्ट कर लीजिए, मैं सबके जवाब लिख करके भेज दूंगा, ठीक है ना? हम लिखित जवाब दे देंगे, जितने भी जवाब आपके पास आज नहीं कल भी आते हैं तो सबको ले लीजिए, हम सबका जवाब दे देंगे लिख करके क्वेश्चन मंगा लीजिए, लिख कर जवाब भेज देंगे। ठीक ठीक, मेरा ये निवेदन है, इसलिए क्योंकि समय भी की भी एक मर्यादा है, 9:40 9:45। ओके, थैंक यू सर जी, आपका सुझाव बहुत ही मतलब एक्सेप्टेबल है और सही भी है। समय निकल रहा है, कार्यक्रम को अब अंतिम रूप देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम 18/7/2020 को शाम को 7 से 8:30 बजे तक रहेगा, जिसमें MRKS के जो अध्यक्ष हैं श्री अशोक कुमार सिंह जी, वो विभिन्न प्रकार के भत्ते और अलाउंसेस जो हम लोग को मिलते हैं उस पर चर्चा होगी। और एक बहुत ही खास आजकल एकदम न्यू चीज है कि हमारा E-ऑफिस और HRMS, इसके ऊपर श्री साई मोहन, मुख्य वेलफेयर इंस्पेक्टर, अपना विचार देंगे। तो आप सभी लोग पूर्ण रूप से फिर से कनेक्ट होइएगा 18 तारीख को 7 बजे। आगे श्री तिवारी जी से हम अनुरोध करेंगे, श्री तिवारी जी वोट ऑफ थैंक में। मिश्रा जी, अच्छा हाँ, सुरेंद्रन जी हैं, जरा उनका भी एक लाइन का मार्गदर्शन मिल जाए। हम आप लोगों को ढूंढ रहे थे, बीच में आप नहीं डिस्कनेक्ट हो गए थे। श्री सुरेंद्र सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपने तो नहीं भैया, नहीं करेंगे, ये काम अलग है। मैं सुन रहा हूँ, मैं भी ऑडियंस आप भेजे है, इसलिए धन्यवाद आपको बुलाने का, मगर हम सुना रहे, सुन रहे। चक्रवर्ती सर, आप ही दो शब्द। ठीक है चक्रवर्ती सर, समाप्त करिए, हो गया। आप ही करिए सर, चक्रवर्ती दादा आज आप समापन कर दीजिए वोट ऑफ थैंक्स। ये मेरा हमारा आपसे जो है निवेदन है, प्लीज। नहीं, आप लोग करिए ना, करिए, जल्दी करिए। अध्यक्ष जी करें। चलिए अध्यक्ष जी कीजिए। अरे कोई भी करो भाई, जल्दी। सूर्य प्रकाश तिवारी जी बोलिए, माइक अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट। हाँ बोलिए। अध्यक्ष जी से बोलिए ना, अध्यक्ष जी को करने को बोल रहे हैं ना। आप बोलिए तिवारी जी, आप बोलिए। ठीक है, हमारे आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आए हुए भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री माननीय सुरेंद्रन जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री पवन कुमार, संगठन मंत्री श्री गणेश मिश्रा जी उपस्थित हुए। उन लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन कुमार जी ने बहुत बहुमूल्य हम लोगों को जानकारी दी है, इसका फायदा हम उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हमारे बीच में गीता ताई हैं, मोटे तक बहुत धन्यवाद करते हैं हम। नीता चौबे जी भी है, नीता चौबे जी भी है, उनका नाम श्रीमती नीता चौबे जी भी उपस्थित है आज हमारे बीच में। इन मातृशक्तियों के आशीर्वाद के लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे संगठन मंत्री, BRMS के संगठन मंत्री दादा चक्रवर्ती, फाइनेंस सेक्रेटरी भानु प्रताप पाठक जी, सहायक महामंत्री हैं अशोक शुक्ला जी भी है, शुक्ला जी भी है, हमारे महामंत्री महोदय उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत चेहरा नहीं बता रहे, इतना ही है। हमारे मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के पितामह श्रीनिवास जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। हाँ, मिश्रा जी, इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि 18 तारीख को 7 बजे फिर से कनेक्ट हों। सभी को धन्यवाद।